अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, एक तरफ तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी अब तैयारी कर लें और कस लें सारी अपनी कमर, क्योंकि अब जो है वो हुकूमत गिराने का वक्त आ गया है। तो दूसरी तरफ जी इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बढ़ती है तो डॉलर की कमी के बाइस हमें IMF के पास जाना चाहता है। आज उन्होंने इस तरह की आज बात की है। लेकिन सवाल ये है, तो तीसरी तरफ जी आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ खुद मैदान में आने का ऐलान कर दिया और लाहौर इस्लामाबाद में बैठ के मुखालफिन का मुकाबला करने जा रहा हूँ, लाहौर में खेमे लगाकर एहतजाज करेंगे। जरदारी साहब जी एक तरफ ये कह रहे हैं, तो ऑपोजिशन और हुकूमत अब आमने सामने हैं। और क्या होगा अब? सवाल ये है कि क्या वाकई ऑपोजिशन इस बार जो बातें कर रही है उसमें पूरी भी होगी, क्योंकि हमेशा से ऑपोजिशन ये बात करती आई है और काफी अरसे से हमेशा उनसे ये सवाल हो रहा था कि आप क्या स्ट्रेटेजी, क्या लाएमल तैयार करेंगे। लेकिन अब दोनों का लाएमल सामने आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब का यानी कि मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब खुद मैदान में आ गए। काफी अरसे बाद सियासत में बहुत सरगर्म नजर आ रहे हैं और बहुत ही खुले अंदाज में तो तेज लहजे में जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। साथ ही जी फवाद चौधरी साहब भी आज कहे थे कि आसिफ अली जरदारी अपने कद से बड़ी बढ़ के मारना शुरू कर दी हैं, इतनी बड़ी बढ़ के ना मारें। और ये सारी बातें जो है वो बस ऐसी हवाओं में है। क्या वाकई हवाओं में है या कुछ नतीजा होगा? इस सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। और क्या वाकई डॉलर की कमी के बाइस जो IMF के पास जाना पड़ता है, मईशत संभलती है, तो इसके बाद ये कैसी वाइस वर्सा बात है, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। जी सबसे पहले जाऊंगी, पैनल में मौजूद है गजाला सैफी साहिबा हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, उनको खुशामदेद कहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच गजाला फॉर ज्वाइनिंग अस। MNA है जी, साथ ही ज्वाइन करिए शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदेद कहूंगी। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया। साथ ही जी ज्वाइन कर रहेंगे स्टूडियो में यासीन आज़ाद साहब, मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा है जी, उनकी तरफ भी जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले जी जानना चाहूंगी शाहिदा रहमानी साहिबा के पास, पीपल्स पार्टी क्या स्ट्रेटजी बना रही है अब, और क्या स्ट्रेटजी बना के ला रही है? क्योंकि जिस तरह से जरदारी साहब जो कि साबिक सदर हैं पाकिस्तान के रहे, वो कह रहे हैं कि जी लाहौर इस्लामाबाद में बैठ के मुखालफिन का मुकाबला करने जा रहा हूँ, लाहौर में खेमे लगाने की भी बात हो रही है। और 2 रोज कबल जिस तरह नवाब शाह में भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि वो पूछ रहे स्ट्रेटजी बनाने का, वो भी जरा क्लियर कर दें। ये सारी चीजें बताएं कि अब आप लोग करने क्या जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। और आज सबसे पहले तो आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर, उनके जो कज़न की डेथ हुई है उस पर हम ताज़ियत करते हैं। और जी इसके साथ ही जो उनके स्टेटमेंट है, बिल्कुल वो साबिक सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। और आपको याद होगा कि वो सदर जो बहुत ताकतवर कहलाता था, जिसने 12 मई के वाक़े के बाद, बदतरीन वाक़े के बाद कहा ये मेरी ताकत थी, जब खून की होली खेली गई कराची में। और उसके बाद उसने कहा कि ये वर्दी मेरी चमड़ी है, इसे कोई नहीं उतार सकता। और आपने देखा कि उनकी सियासी बसीरत ने ना सिर्फ उस वर्दी को उतरवाया, बल्कि उसे ऐवान सदर से भी बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। और ये पूरी कौम ने देखा कि जिसे अपनी ताकत पे बहुत घमंड था, जिसने अकबर बुट्टी जैसे एक सीनियर सियासतदान का जिस तरह मर्डर किया, उसके बाद बीबी शहीद का जिस तरह इस्लामाबाद रावलपिंडी में हुआ, और 12 मई का वाकया हुआ, तो वो तो इस जोन में था कि मुझे ना तो कोई निकाल सकता है और ना ही मैं जो हूँ ऐवान सदर से बाहर निकलूंगा, ना वर्दी उतारूं। आपने देखा कि ये उनकी सियासी बसीरत थी। और उसके बाद जब बीबी का एसिस्नेशन हुआ और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, उन्होंने सियासी बसीरत से काम लेते हुए ना सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लिया, बल्कि नवाज शरीफ साहब को भी आमादा किया। 2013 में तमाम तर रिजर्वेशन के बावजूद एक स्मूथली तरीके से पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम जमहूरियत ने 5 साल मुकम्मल किए। हाँ। 18th अमेंडमेंट हुए, NFC अवार्ड, सूबाई खुद मुख्तारी, KPK को सूबे सरहद जो था उसको KPK का नाम दिया गया। और ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन हुई। सवात में जो बीबी का ख्वाब था कि हम पाकिस्तान का परचम लहराएंगे, वो किया। पार्लियामेंट को पावर दी और अपने तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को दिए। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ था। ना सिर्फ ये, बल्कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब तमाम अपोजिशन ने ये फैसला किया कि इंतखाबी नताइज पे तहफुजात की और कहा कि पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे,
तो ये उन्हीं का फैसला था कि नहीं हमें जाना चाहिए और ये हुकूमत खुद ब खुद एक्सपोज होगी, इसे टाइम देना चाहिए ताकि जमहूरी तसलसल भी ना रुके। और आपने देखा कि वो 3.5 साल का जो अरसा है उसमें हुकूमत बदतरीन तरीके से ना सिर्फ एक्सपोज हो गई, जो कहते थे हमारे पास माहिरीन की टीम है, जो कहते थे कि हम 90 दिन में इनकलाब ले आएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, IMF में नहीं जाएंगे, तमाम प्रोटोकॉल खत्म कर देंगे, हम किसी से मांग कर हुकूमत नहीं बनाएंगे। और आपने देखा कि किस तरह हवाई जहाजों के जरिए लोगों को खरीद फरोख्त हुई। और फिर आपने ये भी देखा कि वो जो डेवलपमेंट फंड पे बड़े सवालात उठाते थे कि ये सियासी रिश्वत है, और फिर देखा गया कि 50-50 करोड़ की सियासी रिश्वतें 1 अरब 1.5 अरब की दी गई। और यही वजह है कि आज मुल्क के मीशत जो है वो दिवालिया होने को खड़ी है। आज फिर जो है ये पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक मिनी बजट अनाउंस करके जो है हुकूमत लेकर आ रही है। ये शेम है क्योंकि एक बजट आया और उसके बाद जो है आज दिसंबर का एंड हो रहा है, तो फिर हुकूमत जो है मिनी बजट लाने को तैयार है। आवाम के ऊपर फिर टैक्सेस का इजाफा। आप सोचें कि दवाओं पे भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, किताबों और कॉपियों पे भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, IMF की बदतरीन शराइत को माना जा रहा है। तो ये जो IMF में जाने से पहले खुदकशी को तरजीह देते थे, कशकोल तोड़ने को तरजीह देते थे, ये जो इल्जाम लगाते थे सियासी लीडरशिप पर, तो आपने देखा कि उस नैब को कितना सियासी मकासद के लिए, ना सिर्फ अपोजिशन के लिए, विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, बल्कि अपने लिए रिलैक्सेशन लाई गई और अपने आप को कानून से अलग रखा गया कि जी हम अगर अच्छा इक़्तिदार में शायदा ना हो तो शायदा हमें ये कोई भी ना बताइएगा, करने में अच्छा बुलाए। ये भी बताइएगा, देखें ये जो सारा मामला है, ये अभी मिनी बजट के ऊपर भी मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक क्लियर स्ट्रैटेजी दे दें। जो जरदारी साहब कह रहे हैं कि लाहौर और इस्लामाबाद में खैमे लगाने की बात भी कर रहे हैं और बैठने की जो बात कर रहे हैं, क्या वाकई कहीं से इशारा मिला है? क्योंकि उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो तो फिर अगेन हम ये देखेंगे कि क्या फिर से जो इलेक्शंस की शफाफियत का मामला है या डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो हम बात करते आए हैं, और ऑपोजिशन बिलखुसूस जो कहती आई है कि जी चूंकि ये नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप है या ये सिलेक्टेड है, तो क्या उसी हाथ के साथ अब आगे मजीद जो है वो कोई प्लान किया जाएगा आगे का लाएमल? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की ताकत पर यकीन रखती है और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो हम अवाम की ताकत से के जरिए बरसर इक़्तिदार आते हैं। हमने जो सिलेक्टेड थे या सिलेक्टेड थे उनको बेनकाब किया है। और जिस तरह सदर जरदारी साहब ने इससे पहले भी कहा था कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इनके अपने जो कारनामे ऐसे हैं कि ये खुद ब खुद जो है एक्सपोज होंगे। ये और आपने देखा केपी में जितनी बदतरीन शिकस्त हुई है, और फिर पंजाब में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ आगे आई है, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी पे अवाम यकीन कर रहे हैं। ठीक है, गजाला की तरफ जाती हूँ। गजाला सैफी साहिबा, ये ऑपोजिशन एकदम से बड़े अग्रेसिव मोड में आ गई है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी लंगोटे कसें, आवाम को जो है हुकूमत गिराने के लिए कॉल दे रहे हैं, तैयारी करने की कॉल दे रहे हैं। दूसरी तरफ जरदारी साहब भी खैमे लगाने की बात कर रहे हैं लाहौर इस्लामाबाद में। क्या अब हुकूमत इस सारे मामले में करेगी ऑपोजिशन से निपटने के लिए? क्योंकि ऑपोजिशन तो तैयार है और आ रही है अब आप लोग की तरफ। देखिए, हमें ऑपोजिशन से निपटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपस में ऑपोजिशन के जितने धड़े हैं ये एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। जो ये अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल कर रही हैं वो इनके अपने ऊपर ही पूरे उतरते हैं। ना नवाज शरीफ की जरदारी से दोस्ती है, नवाज शरीफ के अपने कैंप के अंदर पता नहीं है कि हु इज़ द बिग लीडर, उसका डिसीजन लंदन से बैठ के नवाज शरीफ करेंगे। इनकी आपस में बनती नहीं है, ये सिर्फ देख रहे हैं कि किसकी स्ट्रेटजी कामयाब होगी तो हम उसके साथ आग लगाने को तैयार हो जाएंगे। इतने बड़े लीडर कोई है नहीं। शरअंगेजी और तखरीबकारी के माहिर थे इनके सदर जरदारी साहब। उन्होंने हर किस्म की ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिसमें मुल्क को हर किस्म का नुकसान हो और उनकी जेबें भर जाएं। तो ये इतने बड़े हीरो कहाँ से हो गए मिस्टर जरदारी कि जी वो दीवार के पीछे देख लेते हैं, वो शरअंगेज अनासिर का साथ देते हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने के बजाय दूसरी धड़ों का साथ देने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान से हैं ही नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो से अपने आप को क्यों जोड़ते हैं? और अगर जोड़ते भी हैं तो उन चीज़ों से जोड़ें जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया। मतलब ये जिस तरह से नाम लेते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं पीपल्स पार्टी के, वो हिस्ट्री को भी मस्त करते हैं और नई तौर पे कोई नई खिचड़ी बना के पेश करने की कोशिश करते हैं। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है
उसको ही कमज़ोर करना चाहते हैं। और पाकिस्तान अभी कमज़ोर नहीं है, ना होगा। जहाँ 70% जवानों की आबादी हो, जहाँ एक विजनरी और ईमानदार लीडर मौजूद हो, वहाँ पे ना उसकी अपने कैबिनेट में, ना उसके मुल्क के अंदर कोई भी तखरीबकारी नहीं कर सकता। और जब तक वो अपनी जगह पे मौजूद है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ तरक्की अच्छा करेगा। गजाला, एक बात बताएं, हुकूमत कैसे देख रही है इस स्टेटमेंट को जो आसिफ जरदारी साहब ने दिया है 2 रोज पहले भी नवाब शाह में, कि जी अब आलम ये कि वो फरमाते हैं कि आप हमारी मदद करें, कोई तरीका बनाएं, फार्मूला बताएं, लेकिन जवाब ये कि अब तुम छुट्टी करो इस हुकूमत की, फिर हमसे बात करो। नहीं, असल बात ये है कि मौका सबको बोलने का मिलता है, इनको भी मिल गया। जब जब इनको मौका मिला, इन्होंने इस किस्म के स्टेटमेंट दिए। अब ऐसे नहीं तो क्या स्टेटमेंट का सेलेक्टर्स ने उतनी हाथ हटा लिया नहीं, ये एक जो कह बात रहे हैं सुने, हुकूमत से? नहीं जी रिदा, एक बात हाँ, सुने। जी जी अगर आप चाहती हैं कि औरों की तरह मैं भी एक गलत स्टेटमेंट जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने दिया है उसका उतनी इंटेंसिटी से गलत जवाब दूं, तो आई एम सॉरी, मैं नहीं दूंगी। वो अपने खुद उस स्टेटमेंट को असेस करें और अवाम को मुंतशिर करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। नहीं, अवाम को मुंतशिर करने की कैसे कोशिश करें, मतलब? भाई वो तो इस तरह से देखिए ना, जी अब वो जो कह रहे हैं मैं अपना एक कैंप लगाऊंगा, मैं पंजाब में भी, यहाँ भी बैठूंगा, लाहौर में भी और वहाँ पे भी, ये मतलब बैठ जाए भाई, आपको किसने रोका है? बैठ जाइए आप जाकर। ये बताने की क्या जरूरत है? किस किस्म का इंडिकेशन है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब वाजे करें, आप खुले अल्फाज में बात कीजिए, या आप ढकी छुपी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अब बिल्कुल कैटेगोरिकली वो कह रहे हैं कि लोग मदद मांग रहे हैं गिराने के लिए, हुकूमत फार्मूला बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये जो बात ऑपोजिशन कहती रही पिछले 3 सालों से आपको कि जी सिलेक्टेड और सिलेक्टेड और ये सारी बातें, तो क्या अब वाकई ऐसा कुछ नजर आ रहा है मामला के आगे जाके भी ऑपोजिशन इस तरह से हाथ जोड़ रही है? देखिए, ऑपोजिशन हर तरह की बूथ पॉलिश ये सब करने की कोशिश कर रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का तमाम इदारों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का तमाम इदारों के साथ सही ताल्लुकात हैं। दूसरे ये कि जो रिफॉर्म्स लाने हैं वो हम लेकर आएंगे, और चाहे उसमें कुछ भी हो, पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान को बेहतरी की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एक ऐसे सुप्रीम लीडर की ज़रूरत है जो कि ईमानदार हो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी उसके पास मौजूद है। ठीक है, चले मैं यासीन आजाद साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है जी। ब्रेक से के बाद वापस आ रही हूँ, उनकी तरफ भी जाती हूँ, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद आगे बात करते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन और नाजरीन। यासीन आजाद साहब की तरफ जाऊंगी अब। यासीन भाई, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है एक तरफ कि जी तैयारी करें, लंगोटे कसें, और कॉल दे रहे हैं जी हुकूमत को फौरी उससे जान छुड़ाने की। और एक तरफ जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि जी जाके बैठ रहे हैं वो इस्लामाबाद और लाहौर में खेमे लगाकर। ये अचानक से क्या हुआ है, कौन सी इंडिकेशंस है ये? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि केपीके के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को आप देख लें। वो सुबह जो पीटीआई का गढ़ था, एकदम इतनी बड़ी तब्दीली आई कि 4 मेयर थे पूरे केपीके के चारों दूसरी पार्टियों के लोग आए। 3 मौलाना फजलुर रहमान साहब ले गए और एक मेरे ख़्याल में नेशनल अवामी पार्टी वाले लेके गए। इतनी बड़ी डिफीट का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था मौजूदा जो हमारा लीडर ऑफ हाउस, कि उनके साथ अपने ही सूबे में यह असर होगा। दूसरा, जो पाकिस्तान के हालात हैं, हालात के मुताबिक जो आप देख लें, मैं तो बल्कि ये बात कहता हूँ कि हमारे सियासतदान इन चीज़ों पे खुल के बात क्यों नहीं करते। जो पोजीशन इस वक्त सऊदी अरब से जो आपको $3 अरब मिला है, वो पैसा आपको देखने के लिए मिला, खर्च करने के लिए नहीं मिला, और इसके बावजूद उस पर 4% आप टैक्स देंगे। उसके मुताबिक एग्रीमेंट ये है कि अगर सऊदी अरब किसी मुल्क को लाइक नहीं करता और पाकिस्तान उस मुल्क से बातचीत करने की कोशिश करेगा, तो 72 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरब वो पैसा वापस निकाल लेगा और किसी सूरत में आपको माफ़ नहीं करेगा।
सऊदी अरब को एक साइड पे रख दें, IMF से आपका जो एग्रीमेंट है, मेरे नज़दीक पाकिस्तान की पूरी सॉवरेनिटी को दाव पे लगा दिया गया, बेच दिया गया। और आज जो सूरत हाल IMF की है कि स्टेट बैंक आपके कंट्रोल में नहीं रहा, स्टेट बैंक हमारी गवर्नमेंट को जवाबदेह नहीं है, वो किसी और को जवाबदेह है। किसी स्टेज पे भी स्टेट बैंक अगर ये इनकार करने चाहे कि हम हुकूमत को कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके पास कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं कि आप स्टेट बैंक को मजबूर कर सकें कि वो आपको पेमेंट करे। आप ये देखें कि आप पाकिस्तान को ले कहाँ गए। 45,000 अरब से ज़्यादा इस मुल्क पे कर्जा हो चुका है, और ये 45,000 अरब कर्जा इन 3.5 सालों के अंदर जो तकरीबन 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और वह कर्जा आपके सामने आ गया। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखें। एक दिन मैं एक पड़ोसी मुल्क के चैनल में कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरों का इंटरव्यू सुन रहा था। माशी एतबार से हमारा पड़ोसी जो मुल्क है वो IMF में सिर्फ एक दफ़ा गया कर्जा लेने के लिए। पाकिस्तान तकरीबन हर साल कर्जा लेने के लिए IMF में जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये देखें कि माशी तौर पर आपने इस मुल्क को लाके कहाँ खड़ा कर दिया। मेरे नज़दीक आपने पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के दाने पे लाके खड़ा कर दिया। आप लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन अगर पुराने सिस्टम के मुताबिक होता तो शायद पोजीशन अदरवाइज़ होती। अभी मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि आप पंजाब के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराएं, आपको पता चल जाएगा कि PTI की गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है। PTI की सूरत हाल ये है कि दुनिया को भर के लोगों को वो कहते हैं जी करप्ट हैं, फलां आदमी बड़ा करप्ट है, लेकिन करप्शन का जो गढ़ है वो आज PTI के इर्द गिर्द जो है ना जमा है पूरे का पूरा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज भी किसी का ये स्टेटमेंट है कि करप्शन इस वक्त अपने अरूज पे है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है यासीन साहब, वी नो दीज ऑल फैक्टर्स एंड फैक्ट्स व्हिच यू आर टेलिंग अस, बट ठीक है, दिस इज appropriate, but the point is कि अब जो शहबाज शरीफ साहब आज स्टेटमेंट दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट व्हाट वुड बी द पॉलिसी जिसके तहत वो ये कह रहे हैं, और आउट ऑफ नोवेयर ऐसा क्या हुआ है कि सडनली कह रहे हैं? क्योंकि 3 साल से तो अवाम ऑपोजिशन की तरफ देख रही है सो फार कि इतना सब कुछ होता गया, और ऑपोजिशन सिर्फ नारे लगाती रही कि जी हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे हर मामले में, लेकिन सो फार येट अभी तक कोई उस पर अमल नहीं हुआ। देखें, मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि ओपोजिशन को पाकिस्तान के हालात के मुताबिक जो रोल प्ले करना चाहिए था वो नहीं किया। मेरे नज़दीक जब PDM बनी तो PDM बनने के बाद इस बात की उम्मीद हुई थी कि अब शायद जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने रवैये में काफ़ी हद तक तब्दीली लाएगी। आपको याद होगा कि आपके ही प्रोग्राम के हवाले से मैंने एक बात कही थी कि उस वक्त जो सूरत हाल सामने आई थी कि एक दिन मैंने अपने मतलब अब जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है और जो इस वक्त मौजूदा, चूंकि आप नाम ले रहे हैं खुद एस्टेब्लिशमेंट का, तो क्या जो अभी ये नई हुकूमत को गिराने की पॉलिसी की बात हो रही है एकदम से जरदारी साहब की भी और शहबाज शरीफ साहब की भी, चूंकि जरदारी साहब का नवाब शाह वाला स्टेटमेंट भी हमारे सामने और आप अभी जैसे कि कह रहे हैं, तो क्या फिर से एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के साथ ही चीजें होंगी? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने जब मौजूदा हुकूमत से अपना हाथ हटा लिया तो उसका रिएक्शन जो आपने एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन लोकल बॉडीज़ का कराया, पब्लिक तब्दीली लेके आई है। मैंने इसीलिए कहा कि आपने लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन पंजाब का कराना है, करा लें, आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं खड़े। ठीक है, यू पीपल थिंक कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ हटा लिया जिसकी वजह से अब ये रिजल्ट्स जो है मुख्तलिफ आ रहे हैं। मेरे नजदीक एस्टेब्लिशमेंट को हाथ हटा भी लेना चाहिए, इस मामलात में सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। अच्छा चले ठीक है, शाहिद रहमानी साहब आपकी तरफ आती हूँ। जरदारी साहब का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है नवाब शाह वाला, वो कह रहे हैं कि मदद करें, नया फार्मूला बनाएं, मैंने कहा है कि पहले छुट्टी करो फिर बात करो। अब ये, और जैसे कि भी यासीन साहब भी बात कर रहे हैं, तो अब ये फिर मुदाखलत की इंडिकेशन दे रहे हैं ना जरदारी साहब, यानी कि देखिए रिदा, मुदाखलत की इंडिकेशन नहीं है। जब 2007 में जिस तरह मुल्क में दहशतगर्दी थी, जो मुल्क का दिवालिया हो चुका था जनरल मुशर्रफ की सरबराही में, जिस तरह मुल्क की मईशत पूरा खाना जंगी की तरफ था, तो उस वक्त बीबी ने जाकर मुज़ाकरात किए और बीबी से जनरल मुशर्रफ ने जाके दुबई में मुज़ाकरात किए और ये तय हुआ कि इस माशाल्लाह को खत्म करके जो है एक जमहूरी हुकूमत आएगी। अगर इसी तरह से अगर इनके जो सिलेक्टर्स हैं सिलेक्टेड पे से हाथ हटा लेते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, तो लाजमी बात है कि आवाम को हक राय दही का अपनी मर्जी से हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। मैं अब आती हूँ
जो जिस तरह अभी हमारी कुलीग है गजाला सैफी ने कहा, तकरीबकारी जिसने की इस मुल्क में, आपने देखा कि पार्लियामेंट पे हमले हुए, इदारों पे हमले हुए, जो जबान इस्तेमाल हुई वो तारीख में से पहले कभी नहीं हुई थी। अखलाकियात का जनाजा जो है वो इमरान खान ने निकाला। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए सीपैक जैसे बड़े अजीम शान मंसूबे जो तेजी से चल रहे थे उन्हें रोक दिया गया। ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा जितना बेहतरीन था, आज इस मुल्क में गैस की किल्लत नहीं होती। वो सदर जरदारी को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े मंसूबे किए, सी पैक दिया इस कौम को। फिर और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान खपे का नारा उस वक्त लगाया कि जब बीबी को शहीद किया गया और मुल्क में जो इंसर्जेंसी, जो अफरा तफरी हुई थी, उन्होंने तमाम कौमियत पसंदों को रिजेक्ट किया और पाकिस्तान को एक विफाक में बदला। तो उनकी जो कुर्बानियां हैं वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप जिसको कह रहे हैं कि बड़ा सादिक और अमीन है और सच्चा है, ईमानदार है, उसकी ईमानदारी ये देखिए कि इस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसकी बहन के पास से 60 अरब रुपए के 60 अरब की जो प्रॉपर्टी है कहां से। जी। कोरोना की मद में WHO से मिलने वाली मदद में 1290 अरब रुपए गायब है। सऊदिया के 6 अरब डॉलर गायब है। चीन के 7 अरब डॉलर गायब है। IMF के 5 अरब डॉलर गायब है। UAE के 3 अरब डॉलर गायब है। BRT के 100 अरब डॉलर गायब है। PIA के 40 अरब डॉलर गायब है। मालम जब्बा के 19 अरब डॉलर गायब है। बिलियन टीवी के 20 अरब, दवाइयों के 500 अरब, डैम फंड के 14 अरब कहाँ चले गए। साबका ज़र मुबादला से 16 अरब के डॉलर, और ना तो कोई इसकी रिपोर्ट है। आपने देखा जब अभी IMF ने डिमांड की, उस रिपोर्ट को छुपाया गया, जो गबन किया गया है, जो करप्शन हुई, तारीख की बदतरीन करप्शन आज उरूज पर है। जितने करप्ट लोगों का टोला है वो इन खान के साथ बैठा है, इनके महलात को चला रहा है। इनका बनी गाला का महल कहाँ से चल रहा है, कहाँ से इनके पास इतने सोर्सेज हैं। फिर ये ईमानदार भी हैं। तो मजे की बात ये देखें कि एक ऐसा शख्स जो इस मुल्क को इतना बड़ा डाका लगा के चला गया, जिसने इस मुल्क को लूट लिया, जिसने इस मुल्क को दिवालिया होने पे पहुंचा दिया, वो ईमानदार है। और जो इस मुल्क को दिवालिया से निकाल कर तरक्की की राहों पे डाला, उनको आप तकरीबकार कहना। तकरीबकार तो वो होते हैं जो पार्लियामेंट पे हमला करते हैं। तकरीबकार वो हैं जो इदारों पे हमला करते हैं। ठीक है शाहिद साहबा, मैं जरा गजाला साहबा की तरफ जाती हूँ। गजाला साहबा, आप यकीनी तौर पे सुन रही होंगी, आवाज तो आ रही है आपको? जी, मुझे बिल्कुल सब आवाजें आ रही हैं। जी, कोई आवाज मध्यम नहीं है, मुझे सब क्लियरली सब जी, मेरा सवाल सुन ले, फिर उसके बाद कमेंट कर दे इसी पे कि क्या ये जो ऑपोजिशन मुतारिक हो रही है उससे हुकूमत क्या मुश्किल में आ सकती है। और दूसरी बात ये कि मिनी बजट ला रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में जो ऑपोजिशन एक साथ मुतारिक है उसमें मिनी बजट लाना और उसको अप्रूव कराना, ये पास कराना, ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा? देखिए, असल बात ये है थोड़ा सा मैं शायद रहमानी का जरा जवाब दे दूं। ये मिस्टर 10% तो मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान बनने से पहले ही मशहूर थे, और सदर पाकिस्तान बनने के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, न्यूज एजेंसीज ने और बड़े बड़े इदारों ने इनका नाम फ्रॉम 10% टू 100% लिखा, जरीदों में आया। ये इनको खुद पता है। अब 10% से 100% आने के लिए सीपैक में भी इंक्लूजन थी। हर जगह इन्होंने अपनी नाक कड़ाई भी थी, हर जगह उंगली डाली भी थी कि भाई इधर से ये बनेगा पैसा तो इतने %। इमरान खान ने उसको चेक करना था। वो नहीं चाहता था कि ये सीपैक जैसा एक अजीमुशान जो एक प्रोजेक्ट है उसमें किसी लोगों के अपनी जेबों में पैसे जाएं। उसको चेक एंड बैलेंस करने में टाइम लगा और वो दोबारा एक्टिव है। तो ये जो बातें कर रही है ना बड़ी बड़ी कि जी ये और वो, तो पहले जरा अपने जो नुमाइंदगान हैं उनकी जरा उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लें, उनके बारे में जरा सा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में बोलिए। आप प्लीज, शायद इस वक्त आप बोल नहीं सकती, आपने बहुत कुछ बोला है, मैंने सुना है, अब आप सुनिए। क्योंकि जो मिस्टर 10% है ना मिस्टर जरदारी, वो मिस्टर 100% हुए सदर बनने के बाद, और सरे का महल बना और ऐसी जगह बनाई इंटरनेशनली जहाँ पे अगर हेलीकॉप्टर उड़ता है तो 10-15 मिनट तक हेलीकॉप्टर उड़ता है। जहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ पाउंड की इन्वेस्टमेंट हुई थ्रू करप्शन। मनी लॉन्ड्रिंग किसने शुरू की? IMF पे जब जरूरत नहीं थी तो जरदारी क्यों गए? मतलब आप क्या हमें, और ऊपर से एक ऐसे दिवालिया पे छोड़ के गए मुल्क को मिस्टर नवाज शरीफ, जो कि जो गटर के ढक्कन
या रेलवे लाइन के जो पटरियां थी निकाल के बेचने वाले लोग अब जी बड़े रईस बन गए, चोर चकारी करके रईस बनने वाले लोग, उनकी ये मजाल है कि वो इमरान खान के बारे में बातें करे। वो आदमी जो कि 18 साल की उम्र से सेलिब्रिटी है, चोर चकारी करके सेलिब्रिटी नहीं बना। वो किसी के घर के माल खा के सेलिब्रिटी नहीं बना। आज भी उसकी इज्जतदारी इतनी है कि कल वो OIC का इजलास उसने बुलाया, अर्जेंटली कॉल किया और 57 मुस्लिम ममालिक इस मुल्क में अभी आपके इस्लामाबाद से होके गए हैं और उन्होंने खित्ते के बारे में भी सोचा है कि अगर पॉवर्टी आएगी अफगानिस्तान के अंदर, अगर वहां बच्चा भूखा मरेगा तो उसका रेपरकशन आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो शख्स जो कि तमाम इंटरनेशनली भी अक्लेम्ड है, जो अपने रीजन के बारे में सोचता है, जो अपने मुल्क की बका के बारे में सोचता है, उसके लिए गंदे और काले अल्फाज मैं सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अच्छा गजाला, मिनी बजट के हवाले से भी जवाब दे दीजिए। ये क्या बात है? अब ये हुकूमती तर्जुमानों के ये मसाइल है बहुत ज्यादा। ये क्या बात हुई कि जी अपनी तकरीर करो और फिर जी कह दो कि मैं नहीं सुनना चाहता। दिस इज वेरी नॉनसेंस। मैं हमेशा इस बात पे मुझे जो है ना ये हुकूमत से शिकायत रहती है, फिर आगे जब कहो तो फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बात आगे तक पहुंचाएंगे, फिर वहीं से इनके लोग कह रहे होंगे कि नहीं जी ऐसा नहीं, अगली दफा सही होंगे, फिर सही होकर आते हैं, फिर उसके बाद जो है इनके इसी तरह के जो है वो कारनामे शुरू हो जाते हैं। मैं यासीन भाई आपकी तरफ आऊंगी। ये जो अभी बात जिस तरह से वो कर रही है कि जी ये कर दिया वो कर दिया, OIC हो गया और ये सब लोग आ गए और बहुत ही जी भंगड़े डाल लिए हमने यहाँ पे, क्या ऐसे ही है वाकई? बात ये है कि 3.5 साल का जो एक पीरियड PTI की गवर्नमेंट को मिला और PTI के जो इनके अमीन और सादिक सरबराह हैं, उन्होंने जो कुछ कहा, आज सोशल मीडिया पे चले जाएं तो जो कुछ उनके मुताल्लिक़ कहा जा सकता है मैं तो सुनने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान को तबाही बर्बादी की तरफ लेके चले गए हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि माशी तौर पर ये पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। अब देखना यह है कि क्या PTI की गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि मुल्क की हालात को बेहतर बनाने में कोई रोल प्ले कर सकती है? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं कर सकती। कैसे होगी? अभी देखते हैं, पेशेंस और टॉलरेंस नाम का तो है नहीं, तो और क्या करेंगे? अपनी बात करते हैं, दूसरों के मुताल्लिक़ कहते हैं ये चोर और डाकू है। मैं एक दफ़ा इनको फिर कहता हूँ कि कभी अपने गिरबान में झांक के ये देखें कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो कौन से ईमानदार और ध्यानदार हैं। आज जो गैस का प्रॉब्लम है, आप सबका गवर्नमेंट के मुताल्लिक़ कहते हैं तबाह कर गए, बर्बाद कर गए, लेकिन कम अज़ कम जैसे भी था गैस का अरेंजमेंट कर लेते थे। आपके मिनिस्टर को ये भी नहीं पता कि कौन सा महीना है जिसमें गैस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, गैस का बहरान पैदा होगा। क्या वक्त से पहले ये अरेंजमेंट करने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है या अपोजिशन की है? इसका फ़ैसला PTI की गवर्नमेंट ख़ुद करे। मैं ये समझता हूँ कि जितना नुकसान इस पाकिस्तान को PTI की गवर्नमेंट ने पहुँचाया या माशी एतबार से जिस तबाही बर्बादी की तरफ ले गए, क्या मैं इनसे सवाल पूछ सकता हूँ कि आपके 2 मिनिस्टरों ने इलेक्शन कमीशन के लोगों को बुरा भला नहीं कहा? जब उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया तो उन्होंने कहा जी हम कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, और बाद में जाके नाक रगड़ के इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगी। इनकी क्या पोजीशन है? और जो बात अभी आपने थोड़ी देर कही कि मिनी बजट के मुताल्लिक मैं एक बात कह दूं, मिनी बजट का जवाब ही नहीं दिया ना, मैं उसका जवाब मैं देता हूं। उसका मैं जवाब देता हूं कि मिनी बजट ये पार्लियामेंट के जरिए नहीं ला रहे हैं, ऑर्डिनेंस के लिए जरिए लाने की कोशिश कर रहे हैं और सदर पाकिस्तान बैठे ही हैं ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए। पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा अजीब तमाशा होगा कि मिनी बजट आएगा लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए आ जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में आपको पता है कि आप जाके लोगों को फेस नहीं कर सकते। तो इन हालात में मैं ये बात कह सकता हूँ कि PTI की गवर्नमेंट को 3.5 साल में ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने इस मुल्क को किस साइड पे लेके जाना है। इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। इदारों की जो सूरत हाल है आपके सामने है। इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनसे जाके पूछें कि गरीब आदमी पे क्या गुजरती है। ये तमाम चीज़ें क्या PTI के लोगों को नज़र नहीं आती? क्या PTI को अपने एक्शन की वजह से उनके अपने गढ़ में जो मार पड़ी है उनको अंदाज़ा नहीं है कि पब्लिक अब क्या चाह रही है? आज मैं ये कहता हूँ कि कोई भी इलेक्शन करा दें, और ये आज मैं आपके प्रोग्राम से पेशन गोई करके जाता हूँ कि PTI की ये इस पॉलिटिकल पार्टी की पहली और आखिरी हुकूमत है। इसके बाद PTI का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर में उसका कोई रोल नहीं होगा।
इमरान खान साहब के हट जाने के बाद पीटीआई की जमात का नाम और निशान मिट जाएगा, ये सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। और आइंदा इलेक्शन जिस तरह आपने केपीके में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराए हैं, अगर इसी अंदाज से आप इलेक्शन कराएंगे तो बाकी सूबों की भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। मैं पूछता हूँ, पीटीआई की गवर्नमेंट बात बड़ी बड़ी करती हैं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के लोकल बॉडीज़ के इदारों को बहाल किया, क्या आपने उनको काम करने का मौका दिया? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एहतराम किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और आज आपने कहा जी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो मैं लास्ट के में जो आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहता हूँ कि मैं अपील करता हूँ पीटीआई की गवर्नमेंट से कि आपने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा दिया। 45,000 अरब से ज़्यादा के कर्जे आपने इस मुल्क पे ला के रख दिए। इन हालात में पाकिस्तान के लोगों का 22 करोड़ आवाम का आपसे एक ही अपील है कि हम आप हमारी जान छोड़ें और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। जो भी आवाम के नुमाइंदे आए उनके हुकूमत हैंडओवर कर दें। मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं क्या आता। आपके कहने से क्या वो खुद ही भाग रहे हैं सारे? ये अब मेरे समझ से बात आता है कि जब जवाब मांगो तो जवाब देने के बजाय भागने का, फरार होने का। और आई थिंक अब ये बहुत हो गया पब्लिसिटी स्टंट, ये बहुत हो गया। आप लोग के उठ के जाने से जी शोज के अंदर ये पब्लिसिटी स्टंट मजीद नहीं चलेंगे, इससे कोई अच्छा फर्क नहीं पड़ता या इससे कोई मशहूरी नहीं मिल जाती। सो फॉर गॉड से कि पब्लिसिटी स्टंट छोड़ दें मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करना। ये कौन सी बात है कि 40 मिनट तक का शो चला गया, 15 मिनट का शो रह जाए, 10 मिनट का शो रह जाए, आप कहेंगे जी मैंने जवाब नहीं देना है। आप सामने से जवाब देना। जब एक बात कर रहे हैं तो आप अपने मौकिफ से, अपनी दलाइल से जो है सामने वाले को चित करें या उससे बात करें। ये कौन सी बात है कि जी मैंने जवाब नहीं देना है जी शो छोड़ के भाग जाओ? दिस इज आई थिंक नॉनसेंस के मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। शायद आपकी तरफ आऊंगी, वन लास्ट कमेंट आपसे लूंगी, फिर मैंने वाइंड अप करना है प्रोग्राम। जी देखिए, सबसे पहली बात तो यही कि आपने खुद कहा कि आर्गुमेंट के साथ बात करना चाहिए और हमने आर्गुमेंट के साथ बात की। जिस तरह उन्होंने इल्जामात लगाए और मैंने उसका जवाब दिया तो वो फौरन चली गई, लेकिन उन्होंने वो जो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात नहीं की। ये मुल्क जो है ये सियासतदानों ने बनाया है और आपने देखा कि इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सियासतदानों ने हमेशा इस मुल्क को पार्लियामेंट दिया, आइन दी, इस मुल्क में जमहूरियत दी। ये पॉलिटिकल पार्टीज ही मुल्क को चला सकते हैं और यही वजह है कि आज एक खिलाड़ी ने खेल के इस मुल्क को को जिस हद तक नुकसान पहुंचाया, आज मईशत बर्बाद है। आप ओआईसी का क्रेडिट लेते हैं, आप खुद सोचें कि ओआईसी के एलामिये में आपने कश्मीर को क्यों गायब कर दिया? क्या कश्मीर के इशू पे आप ओआईसी बुला सकते हैं जो वहां भारत मजालिम कर रहे हैं? फिर जब ओआईसी थी तो उसमें आपने कश्मीर के लोगों को क्यों बुला दिया? तो इसका मतलब है कि वो जो मुजरिमाना हरकत की थी भारत ने, तो वो आपकी इमाफिकेट थी और यही वजह है कि आपने कश्मीर के हक खुदरादी की कोई बात नहीं की, कोई आपने उसके रेजोल्यूशन में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। आपके उनके हकूक के लिए क्या किया? आप सिर्फ ये ड्रामे करते रहते हैं। आपने इस मुल्क को आज जो ऑर्डिनेंस के थ्रू मिनी बजट आ रहा है उसमें आपको पता है कि आईएमएफ ने जितनी शराइत लगी, आज फिर कराची में के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी कर दी है, बिल्कुल 6 रुपए तक। जी तो कहाँ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को? हम गैस, बिजली, दवाएं, किताब, काफी, यानी बच्चे ना तो गरीब अपने बच्चों को तालीम दिला सकेगा, ना इलाज करा सकेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बहुत सही बात करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रमानी साहब, आपका भी। यासीन आजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और गजाला साहिबा ने मुझे मौका नहीं दिया है जी, इसलिए क्योंकि वो खुद शो छोड़कर जवाब दिए बगैर आधे शो से भाग गई हैं जी। नाज़रीन, हफ्ते के रोज का आज आखिरी प्रोग्राम होता है। इसी के साथ अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।